मनी गुरु के आज के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हम सब आजादी के महोत्सव को अपने हिसाब से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे में आज के शो में आपको बताएंगे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के क्या है तरीके, कौन से फंड और प्लानिंग आपके फाइनेंशियल फ्रीडम में बनेंगे आपके साथी। इस पर रहने वाली है आज की हमारी खास चर्चा। मैं हूं स्वाति रायना और हमारे साथ आज के इस फाइनेंशियल फ्रीडम स्पेशल एपिसोड में हमारी दो खास एक्सपर्ट शामिल हो चुकी हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स पूनम रुंगटा और पूजा भिंडे। पूनम और पूजा, आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे आज के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में। हम आर्थिक आज़ादी का ये पर्व आज मना रहे हैं हमारे तमाम साथियों के साथ, हमारे तमाम व्यूअर्स के साथ, और उनको थोड़ा बताने की हम कोशिश करेंगे आप दोनों के ज़रिए कि आज़ादी का उत्सव तो है ही और अमृतोत्सव भी है, लेकिन साथ ही साथ आप कैसे एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले पूनम, हम आपसे समझें, आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के क्या मायने हैं। हम अलग अलग एस्पेक्ट्स की तो बात करेंगे, पर निवेश की जब आती है बात, तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों ज़रूरी है किसी के लिए? देखिए, जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर बनाते हैं तो उसकी नींव अगर मजबूत होगी तो आप बहुत आराम से उस घर में रह पाएंगे कि आपको किसी तरीके का उसमें जोखम नहीं है कि आप कितने सेफ़ हैं उस घर में। सिमिलरली आप जब फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हैं अपने वर्किंग लाइफ के दौरान और फॉर ऑल योर लाइफ, उसके लिए जो प्लानिंग लगती है, उससे अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री महसूस करते हैं, यानी आपको जब चाहिए उस चीज़ के लिए आपको फाइनेंसिस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आप हर सिचुएशन को बहुत आराम से, बहुत स्मूथली पास कर सकते हैं, उसे मैं फाइनेंशियल फ्रीडम कहूँगी। क्योंकि अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है तो आप डेट साइकिल में जा सकते हैं, डेट ट्रैप में फंस सकते हैं और आपको हर सिचुएशन में एक ऐसी दो राहें आ सकते हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस और बहुत तरीके के और सिचुएशन से डील करने की आपके पास शायद क्षमता ना हो, तो एवरीथिंग गोज़ फॉर अ टॉस। तो फाइनेंशियल फ्रीडम एक वो मुकाम है जिससे आप वो मकाम पे आपको पहुंचना चाहिए जिससे आपको जो भी आपके गोल्स हैं उसे अचीव करने में कभी भी कोई दिक्कत ना हो। ओके, और पूजा, आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के क्या मायने? जी बिल्कुल स्वाति, सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस के लिए। जैसे पूनम ने राइटली पुटअप किया, और हम हमेशा टाइम एंड अगेन बात करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, और हम ये एक नया वर्ड भी सुन रहे हैं, फायर। व्हाट इज़ योर फायर नंबर, विच इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली नंबर। सो बेसिकली दो तरीके के लोग होते हैं जिन्हें एक होते हैं जिन्हें काम करते रहना है, एट द सेम टाइम लाइफ भी एंजॉय करनी है। जितनी अर्निंग है उसका 50% वो एंजॉय करते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, एंड उसके बाद का जो 30%, 20% हम बोलते हैं 50-30-20 रूल, उसको वो सेव करते हैं, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग, बाकी सारे गोल्स की प्लानिंग उस तरीके से अचीव करते हैं ताकि हम उनको फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं एट द एज ऑफ 60 और 65, जो एक रिटायरमेंट की एज नॉर्मली मानी जाती है। लेकिन एक दूसरी तरीके की भी एक माइंडसेट है यंगस्टर्स में कि मुझे जल्दी रिटायर होना है, मुझे 60-65 तक नहीं, मुझे 40 में, 35, 40, 45 में रिटायर होना है। दे स्टार्ट एट द एज ऑफ 18 एंड 20 दीज डेज। सो ये फायर नंबर अचीव करने के लिए समझो आप, उनका मंथली एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए से उनका सब कुछ टेक केयर हो रहा है, तो सालाना 12 लाख रुपए अगर उनको कंफर्टेबल है तो उसका 25 टाइम्स, सो वट एवर आपका एक एक्सपेंसेस आपको चाहिए हर महीने एंजॉय करने के लिए, उसका 25 टाइम्स अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आप उस दिन ईजिली रिटायर हो सकते हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने 12 लाख लिया तो 25 गुना मतलब 3 करोड़। अगर 3 करोड़ आज आपके पास हैं और 4% के हिसाब से अगर आप विड्रॉवल ले रहे हैं तो आप इजीली आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर ली है। सो दो तरीके के लोग हैं, या तो आपको 75% तक निवेश करना है आपकी सैलरी का ताकि आप ये नंबर अचीव कर सके, या आपको जैसे आपका स्लो एंड स्टेडी 30 इयर्स में रिटायरमेंट लेना है। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप चूज करें, आपको किस कैटेगरी में आके अचीव करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी के लिए उसके अलग अलग मायने हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। आइए अब उसके अलग अलग जो स्टेप्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। हम पूजा से दोबारा से कुछ कैलकुलेशन समझेंगे कि कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं और कैसे
SIP से धीरे धीरे स्टेप अप कर करके आप अपनी वेल्थ भी जोड़ सकते हैं, इस पर एक चर्चा रखेंगे। लेकिन पूनम, सबसे पहले समझें, फाइनेंशियल फ्रीडम तो हमने समझ लिया क्यों ज़रूरी है, लेकिन शुरुआत कैसे हो? किसी को अगर अभी निवेश शुरू करना है तो वो नींव रखे कैसे? स्वाति, जो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, ये एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये एक प्रोसेस है। इट हैज़ टू बी थ्रू आउट योर वर्किंग पीरियड। तो ये प्रोसेस की जो शुरुआत जो करनी है ना, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे आप बहुत साइंटिफिकली समझ के शुरुआत करें तो सबसे पहले स्टेप होगा कि आपको शुरुआत बहुत जल्दी करनी है। आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतनी जल्दी मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग वो आप अपने पोर्टफोलियो में एंजॉय कर पाएंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे। और जल्दी से मेरा मतलब है कि जब आप जॉब शुरू करते हैं वो तो है ही जल्दी, बट उसके पहले भी जब आपको कोई पॉकेट मनी मिलती है तब आप सेविंग शुरू करें, ताकि आपको एक बहुत अर्ली एज से, वे बिफोर यू स्टार्ट अर्निंग, आपको बजटिंग और हाउ टू प्लान योर गोल्स, उससे आप बहुत तरह से वाकिफ़ हो जाएं और अपनी जो जर्नी है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की वो कर पाएँ। तो कंपाउंडिंग का जो मैजिक नंबर्स है वो जितना जल्दी, जितना ज़्यादा समय देंगे हम मार्केट में, जैसे कहा जाता है कि डोंट टाइम द मार्केट बट गिव टाइम टू मार्केट। तो अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो अगर आप एक 5,000 रुपये की SIP 15 साल के लिए करते हैं तो आप 12% के हिसाब से 25 लाख रुपए जमा कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द 15th ईयर। वहीं अगर आप डिले सिर्फ 1 साल से करते हैं और आप 14 साल के लिए SIP करते हैं तो आप 21 लाख जमा कर सकते हैं, यानी 4 लाख का फ़र्क पड़ जाता है, जबकि कंट्रीब्यूशन का अमाउंट इज़ ओनली 60,000। तो इस तरीके का गैप आ सकता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग में। तो स्टार्ट अर्ली, मैं तो कहती हूँ 1 महीने का भी डिले करना नहीं चाहिए जिस दिन आपकी इनकम आए। तो स्टार्ट अर्ली इज़ द की टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। जल्दी शुरुआत फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम। अब हमने ये समझ लिया कि जल्द शुरुआत करना ज़रूरी है, लेकिन जब हमने फंड चूज़ करने शुरू किए तो किस चीज़ को सुनिश्चित करना ज़रूरी है? पूजा, अब आप ये बताइए, क्योंकि हमें हर एक एसेट क्लास का एक जायका भी चाहिए, तो उस जायके को हम ओवरबोर्ड ना कर दे या फिर वो सही मात्रा में हो, उसके लिए क्या फॉर्मूला है? जी बिल्कुल स्वाति, बहुत ही राइटली पुटअप किया कि हमने शुरुआत तो करनी है। हमको पता है कि हमें एक पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, हमें टाइम एंड अगेन एवरी ईयर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन, जैसे आपने राइटली कहा, इक्विटी, डेट, गोल्ड, ये 3 मोटी एसेट क्लासेस हैं जिसमें हम कहते हैं कि आप निवेश करें और इसमें बने रहें। इसके इम्पॉर्टेंट से एक चीज़ ये होती है कि आपको लिक्विडिटी ईजी मिल जाती है। विज़ हम जहाँ रियल एस्टेट देखते हैं जो सालों से लोग करते आए हैं, लेकिन लिक्विडिटी नहीं है, रिटर्न्स काफ़ी टाइम आपको वो देखने को मिलते नहीं हैं। सो इक्विटी कितना होना चाहिए, डेट कितना होना चाहिए, गोल्ड कितना होना चाहिए, ये आपके रिस्क, एज, टेन्योर, गोल, इस हिसाब से आपको फैक्टर इन करना है कि कितना आपका रिस्क है, कितना आपका एज है। उस हिसाब से आप इक्विटी में निवेश करें, डेट में निवेश करें और गोल्ड में निवेश करें। नॉर्मली मोटा मोटी हम कहते हैं 10 to 15% गोल्ड होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। इक्विटी एंड डेट कैन डिपेंड, एज आई सेड, आपका एज क्या है, आपके गोल्स कितने पास हैं और कितने दूर हैं। जाहिर सी बात है, पास है तो आप उसको डेट में डालें, कंटिजेंसी के लिए आपको थोड़ा बहुत साइड में रखना है तो उसको आप अगेन डेट में डालें, एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को आप इक्विटी में डालें। डाइवर्सिफिकेशन एक और चीज़ का है स्वाति, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का। जैसे हम एसेट क्लासेस चूज करते हैं, मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में ही क्योंकि कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो काफ़ी लोग उसमें कहते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स हो जाते हैं दोनों ही चीज़ एक ही प्रोडक्ट में। सो मेरे हिसाब से आपको इंश्योरेंस अलग रखनी है, आपको टर्म कवर अलग से प्लेन वेनिला कवर रखना है और इन्वेस्टमेंट अलग रखनी है। आप इस तरीके की फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में आप मिस सेलिंग होती है तो आप उससे दूर रहें, उससे बचें और आपके जो गोल्स हैं उसको प्रॉपरली सेट करके आप डाइवर्सिफाई करें आपके एसेट्स को। तो ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही पूजा कि आप अपने निवेश की प्लानिंग अलग से कर रहे हैं, लेकिन निवेश से पहले भी इंश्योरेंस प्लानिंग करना ज़रूरी है। इंश्योरेंस प्लानिंग को अलग रखना ज़रूरी है क्योंकि उसको मिक्स करना
बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये जो इंश्योरेंस प्लानिंग की जो इम्पोर्टेंस है, अब पूनम से मैं इस पर राय लेना चाहूँगी। हम इंश्योरेंस प्लानिंग में भी समझ बैठते हैं पूनम कि हमने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, हमारा काम पूरा हो गया, लेकिन क्या वो वाकई हमारा जो हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम, वो ख़त्म हो जाता है? तो जो इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस टू बी मोर प्रिसाइज, उसके जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं या जो ज़रूरी इंश्योरेंस है, वो कौन कौन से लेने चाहिए अभी? स्वाति, ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको जो रिस्क कवर का बैकअप बहुत ज़रूरी है। जैसे पूजा ने बहुत अच्छे से लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताया कि आपको अप्रोप्रिएट रिस्क कवर होना ज़रूरी है। आप कोई भी बस एक प्लान ले लें तो ये ना समझें कि आपका रिस्क कवर हो गया, उसके लिए एक बहुत साइंटिफिक कैलकुलेशन करना चाहिए। ह्यूमन लाइफ वैल्यू या आप इनकम एक्सपेंडिचर रिप्लेसमेंट अप्रोच कुछ भी ले सकते हैं। वैसे जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस की बात की, जिस तरह डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में हम मूव ऑन कर रहे हैं और हेल्थ कवर एक्सपेंसेस इतने एक्सपेंसिव हो रहे हैं, उनकी इन्फ्लेशन रेट इतनी हाई हो रही है, तो आपको हेल्थ कवर भी हर तरह से सुरक्षित रहना है। आपको हेल्थ कवर की भी एक अम्ब्रेला अलग से बनानी है, उसके अंदर आपको क्रिटिकल इलनेस कवर का भी निवेश होना चाहिए, एक कवर। साथ ही आपको किसी तरीके के टेम्पररी या परमानेंट डिसेबिलिटी कवर होना चाहिए। साथ ही आपको एक्सीडेंट कवर होना चाहिए और हॉस्पिटलाइजेशन तक का तो है ही बिल्कुल ज़रूरी कवर होना। तो इस तरह से 3-4 तरीके से आपको हर तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से भी सुरक्षित रहना चाहिए। और चाहे लाइफ इंश्योरेंस की बात करें चाहे हेल्थ कवर की, आपको एक अप्रोप्रिएट अमाउंट का होना चाहिए, ना कि सिर्फ बस हमारे पास एक कवर है वो इनफ है ये सोच के नहीं चलना चाहिए। और साथ ही किस तरीके की डिजीज़ेस का जो मुआवजा मिलने वाला है वो आपके कवर में इंक्लूडेड है, वो भी बारीकी से देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फाइन लाइंस हैं और बहुत सारे ऐसे फाइन प्रिंट्स होते हैं इंटरनल आपकी पॉलिसी के अंदर, जिससे आप कई बार मुखातिब नहीं होते और बाद में आपको क्लेम के लिए प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर मेडिकल इंश्योरेंस ठीक से नहीं हुआ तो वो एक बहुत बड़ा डेंट हो सकता है आपके फाइनेंशियल फ्रीडम में, क्योंकि जब आप फाइनेंशियल कॉस्ट्स आते हैं आपके सिर पे तो हर ही इंडिविजुअल उसको मीट अप करने के लिए, अगर उसके पास कवर नहीं है तो वो ज़रूर से लोन लेते हैं या उधार लेते हैं और फिर उनका डेट का ट्रैप शुरू होता है। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और एक फुल प्रूफ अम्ब्रेला बनानी चाहिए। इंश्योरेंस का पूरा पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो। लाइफ इंश्योरेंस में भी एक टर्म प्लान होना बेहद ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस में सिर्फ एक बेसिक हेल्थ प्लान नहीं, जैसा कि पूजा पूनम दोनों ने बताया कि आपको एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जिसमें क्रिटिकल, पर्सनल एक्सीडेंट और तमाम ज़रूरतों को पूरा करने वाला प्लान रखने की ज़रूरत है। ज़रा समझना ज़रूरी है कि आप अपने एक प्रॉपर प्लानिंग से एक फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर सकते हैं। पूजा, ज़रा समझाइए। हमने तो अलग अलग एस्पेक्ट्स पे चर्चा की, निवेश हो गया, उसके बाद हमने इंश्योरेंस की बात की। मुझे ज़रा बताइए, एक्विटी में स्पेशली SIP जो एक मैजिकल टूल है, उससे आप लॉन्गर टर्म में एक वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला कैसे तैयार कर सकते हैं और इवेंचुअली आपको फाइनेंशियल फ्रीडम ये कैसे दिला सकता है? कोई मैजिकल फॉर्मूला या गणित है आपके पास इसका? जी बिल्कुल स्वाति, जैसे ही हम आज बात कर रहे हैं कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना है, हमें अभी से लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। काफ़ी टाइम लोगों को जब हम इस चीज़ के बारे में कहते हैं कि आप रिटायरमेंट के लिए अभी से या वेल्थ क्रिएशन करें, तो एक अमाउंट दिमाग में सोचें कि क्या अमाउंट आपके दिमाग में है जो आपको चाहिए फ्यूचर में, जिससे आपका पूरा रिटायरमेंट के बाद की जो जर्नी है वो अच्छे से कटे। तो काफ़ी टाइम वही 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ इनके दिमाग में आता है, जो वो आज की डेट के हिसाब से पकड़ रहे हैं। लेकिन उसकी वैल्यू 30 साल बाद, अगर कोई 25 या 30 साल पे है तो उसकी वैल्यू 60-65 पे क्या ही होगी, हार्डली कुछ लैग्स। ठीक है, सो इन्फ्लेशन को हम कभी भी कंसिडर नहीं करते और लोग नज़रअंदाज करते हैं। आज मैं एक मैजिक फिगर लेके आई हूँ 100 करोड़ का, जो देख के सुन के ही एकदम से आंखें चमक जाती हैं कि हाँ 100 करोड़ तो मुझे भी बनाने हैं। सो अगर 100 करोड़ सबको इस जर्नी में बनाने हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में, 60 या 65 की एज तक का, अगर 30 से 35 साल, मैं समझती हूँ एक 35 साल का हम एक टाइम होराइजन लेके चले। अगर आप 25 साल के हैं या 30 साल के हैं तो 60 to 65 का अगर टारगेट है, हम 15% अजम्पशन रिटर्न पे चल रहे हैं, क्योंकि 35 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट जर्नी है। तो महज 30,000 की SIP 3 फंड्स में करें आप, कोई भी 10,000 के 3 फंड्स लें, 30,000 की SIP करें
और उसे सालाना 12% से स्टेप अप करें। अब नॉर्मली अगर मैं नॉर्मल 30,000 की SIP करती हूँ 35 साल के लिए, तो आराम से कहीं ना कहीं मैं 40 करोड़ के आसपास की वेल्थ इकट्ठा कर लेती हूँ। लेकिन स्टेप अप का जो तड़का लगाते हैं हम, हर साल 12% से आपकी SIP बढ़ाते हैं, तो वो तड़के से 30 साल में आप जो वेल्थ अक्यूमुलेट करेंगे वो 100 करोड़ की होगी। सो है ना ये मैजिक फॉर्मूला। इसे हम आप कोई भी एज पे क्यों ना हो, आप कोई भी SIP क्यों नहीं चालू कर रहे हो, आपके एग्जिस्टिंग SIP में भी आप स्टेप अप लगा सकते हैं। आप टेबल में देख सकते हैं कि हर साल ये 12% बढ़ बढ़ के आपका 30 या 35 साल तक ये अमाउंट कितना होता है। सो उस हिसाब से प्लानिंग करके हम ये मैजिक फिगर तक पहुंच जाएंगे। तो स्टेप अप से 100 करोड़, ये कुछ आपको अनुशासित निवेश करना है। आप SIP कर रहे हैं, उस पर स्टेप अप करना ना भूलें। अगर आपको एक अच्छा खासा एक दिलदार किस्म का 15% का अगर अनुमानित रिटर्न भी मिल जाता है अपने निवेश से, तो 100 करोड़ तो आप डेफिनेटली बना सकते हैं। लेकिन आपको SIP करनी है और स्टेप अप करके SIP करनी है। ये इसका एक रूल है जिसके तहत आप ये कमाई कर सकते हैं। हम 30 साल बाद, 35-30 साल के बाद की तो पूनम बात कर रहे हैं, परसों की बात की, लेकिन कल की बात करना बेहद ज़रूरी है। कुछ ऐसी ज़रूरतें आती हैं जो कि अचानक से आ जाती है, इमरजेंसी की आ जाती है। हमने प्लानिंग कर ली कि 30 साल के बाद तो हमें 100 करोड़ बनाने हैं, लेकिन कल को अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, उसमें अगर हमें लाखों की ज़रूरत भी पड़ जाए, तो क्या हमारे पास उतने पैसे हैं? तो उसके लिए जो इमरजेंसी प्लानिंग है, उसकी नींव कैसे रखें, उसकी शुरुआत कैसे रखें? क्या आय का वो कितना हिस्सा है जो इमरजेंसी प्लानिंग की तरफ जाना चाहिए? ऐसा समझती हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस की शुरुआत जो होती है वो पहले इमरजेंसी फ़ंड क्रिएशन से होनी चाहिए। तो जो पूरा एसेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसका जो क्रक्स है वो है इमरजेंसी फ़ंड। अगर आपका इमरजेंसी फ़ंड नहीं होगा तो आपको जो अनदेखी, अनचाही जो सिचुएशंस आती है, जो कभी भी किसी की लाइफ में आ सकती है, उसको आपको मीट करने के लिए आपको आपकी लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ सकती है और आगे की फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको परेशानी आ सकती है। तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करते हैं तो उसका मुख्य यही एक गोल है कि आपको हर सिचुएशन में, हर समय आपके पास आपकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करने के लिए आपके पास पैसा हो, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है। तो आप एक इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आप चूज़ कर सकते हैं। हम कोविड के बाद नॉर्मली कहते हैं कि मिनिमम 6 to 9 मंथ्स का जो खर्च है आपको, घर खर्च, उसके अंदर आपके EMIs भी आ गए, आपके, मैं कहती हूँ SIP भी इंक्लूड करिए, क्योंकि वो भी ब्रेक नहीं लगने चाहिए। और जो भी आपके रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं वो उसके अंदर आप कैलकुलेट करें। और 6 to 9 मंथ्स जितना जो आपका एक मंथली एक्सपेंस है, उतना आप इमरजेंसी फंड्स के तौर पे अपने पास एट ऑल टाइम्स लिक्विडिटी में रखें। हालांकि उसमें आप एक और डीप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपके इमरजेंसी फंड्स लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, और आप उनको अलग अलग बास्केट्स में रखें, और ऐसी बास्केट्स में रखें जहाँ पे आपको इमीडिएट लिक्विडिटी या विद इन 24 आवर्स आपको पैसे मिल जाएं। तो आप कैश में रख सकते हैं, लिक्विड फंड्स में रख सकते हैं, बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, और आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप अपने इमरजेंसी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। और जब भी आपको ऐसी कोई इमरजेंसी आती है और आप उसमें से पैसे खर्च कर सकते हैं, तो मेक श्योर कि आप वो उसको रिप्लेस कर दें। और ऐसा इमरजेंसी फंड बनाने के लिए आपको बाकी इन्वेस्टमेंट करने के पहले धीरे धीरे ग्रेजुअली बनाएं उस फंड को। चाहे आप 5 या 10 या 20 हज़ार रुपये प्रति माह अलग रख के एक ऐसे फंड को क्रिएट करें। एंड वंस दैट फंड इज़ क्रिएटेड, देन आप समझ लें कि क्रक्स ऑफ योर फाइनेंशियल प्लान हैज़ बिगन। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी फंड प्लानिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। ओके, तो इमरजेंसी प्लान बनाइए, इंश्योरेंस प्लानिंग ज़रूरी है, इक्विटी में निवेश कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है, क्या एक निवेशक को ये सब प्रोसेस खुद करना चाहिए? मैंने निवेश की सोची है, तो क्या मुझे खुद बैठ के सोचना और समझना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये सब प्लानिंग करनी है, या फिर मुझे किसी की मदद लेनी चाहिए? हमें जानते हैं कि आजकल की जो आजकल के जो नए निवेशक हैं वो चाहते हैं कि खुद से निवेश करें, लेकिन गलती के जो चांसेस है उसमें भी रहते हैं। तो एक फाइनेंशियल प्लानर की भूमिका पूजा यहाँ पर कितनी? बहुत ज़्यादा है। हम नॉर्मली प्रोफेशनल
की हेल्प लेते हैं, कोई भी बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का या छोटा डिसीजन भी क्यों नहीं होता है, हमारी जिस चीज़ में नॉलेज नहीं है हम उसमें डेफिनेटली प्रोफेशनल के पास ही जाते हैं। जैसे हम कोई बीमारी होती है या थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। सो ये भी एक फाइनेंशियल डॉक्टर ही है जो आपको मदद करेगा ये सारी प्लानिंग जो हम आज बात करें उसमें, क्योंकि आपने राइटली पुटअप किया कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी डेंजरस हो सकती है आज के ज़माने में। हम देख रहे हैं इतनी ज़्यादा ट्रेंड में है कि चलो आज ये सेक्टर अच्छा चल रहा है, चलो आज डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं, चलो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर लेते हैं, चलो क्रेडिट कार्ड में इतने सारे ऑफर्स है चलो वो ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोन्स ले लेते हैं। कितना क्या कब कैसे होना चाहिए वो आपको एक प्रोफेशनल ही बता सकता है। जैसे आज हमने इतने सारे फॉर्मूलाज बताए, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर में क्यों ना हो, चाहे इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्यों ना हो, या चाहे लोन रिलेटेड भी क्यों ना हो कि आपको किस तरीके से कितना लोन लेना चाहिए, कितना ओवरबोर्ड होना चाहिए, कब लोन रीपे करना चाहिए, कितना क्रेडिट कार्ड आपको यूज़ करना है, 30% से ज़्यादा आपको लिमिट नहीं यूज़ करनी है, होम लोन अच्छा लोन है, पर्सनल लोन नहीं लेना है। और इस तरीके से हर एक चीज़, इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, डायरेक्ट स्टॉक्स में, ये जो DIY का जो एक ज़माना है जो जेन अल्फा या जेन जी आजकल यूज़ कर रहे हैं, वो अगर आपके पास टाइम है और अगर आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज या एक्सपर्टीज़ है आप डेफिनेटली करें। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों नहीं है, प्लीज़ आप इस पे अपना हैंड्स ऑन मत डालें, आप एक प्रोफेशनल की सलाह लें एंड उस तरीके से ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में शामिल हो जाइए। बिल्कुल। और अब आप दोनों के पसंदीदा फंड्स हम जानते हैं। पूनम, आपसे शुरुआत करते हैं। हमने पूरा पोर्टफोलियो बनाने में लोगों की मदद की है। फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए ऐसे कौन से फंड्स हैं जो आप रेकमेंड करेंगी? स्वाति, वैसे तो एक ही पोर्टफोलियो बनाना हर एक इंडिविजुअल के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि हर एक के रिस्क एपेटाइट अलग है, हर इंडिविजुअल का टाइम होराइजन अलग है, गोल्स अलग है। बट एक जेनरिक बनाएं, एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना ज़रूरी है। और हालांकि जो हालात अभी मार्केट के चल रहे हैं उस हिसाब से हमें जिस तरह थोड़ा कॉशियस रहना है और सोच समझ के आगे निवेश करना है। बट लॉन्ग टर्म निवेश के लिए हम सभी तरीके के फंड्स और सभी तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स निवेश में शामिल करने के लिए कहेंगे। तो सबसे पहले मेरा चयन होगा निप्पॉन लार्ज कैप फंड, जो लार्ज फंड कैप कैटेगरी के अंदर पिछले 5 साल में 23 से 25% तक का रिटर्न दिया है। उसके बाद मैं क्वांट एक्टिव फंड चुनूंगी जिसके अंदर तीनों तरह स्मॉल, लार्ज एंड मिड, क्योंकि रिस्की फंड्स भी होने ज़रूरी हैं। आपको ज़्यादा रिस्क उठाएंगे तो ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड दैट कॉम्बिनेशन, तो आप थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप भी होना चाहिए। तो इसलिए आप क्वांट एक्टिव फंड चुनेंगे जिसके अंदर आप देखेंगे तो पिछले 5 साल में 33% से ज़्यादा उन्होंने रिटर्न दिए हैं। ICICI मल्टी एसेट फंड इसलिए मैं चुनूंगी क्योंकि आजकल जो डेट में फ़ायदा होने के चांसेस है और गोल्ड जिस तरह से मुनाफा दे रहा है, तो आपको वो भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि हम डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद कोटक इमर्जिंग फंड जो प्योर मिड कैप है, वो भी लॉन्ग टर्म जो आपके गोल्स है उसके लिए ज़रूरी है। और साथ ही DSP टाइगर फंड, क्योंकि हम थोड़े थीम्स के साथ भी चल रहे हैं, क्योंकि हमें आगे चल के कुछ ऐसे थीम्स हैं जिसके अंदर एक्सपोजर लेने से आप अपना अच्छा वेल्थ बना सकते हैं। इसलिए ये 5 फंड्स मैं चुनूंगी फॉर अ लॉन्ग टर्म होराइजन। ओके पूजा, अब आपके 5 फंड वेरी क्विकली नाम बताइएगा। यस, अगेन डिस्क्लेमर अगेन कि ये कस्टमाइजेशन सबका अलग होता है, लेकिन अगर जेनरिक बात करनी है तो क्वांट लार्ज कैप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड जो सारे इक्विटी की तरफ हैं, और एक मल्टी एसेट कैटेगरी में ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट जिसमें तीनों ही एसेट क्लासेस हैं। मिड कैप स्मॉल कैप का चुनाव करें अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे रिटायरमेंट के है। बाकी 5-7 साल का होराइजन है और नए निवेशक हैं तो अभी के हालात के हिसाब से इन फंड से आप शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल, तो फाइनेंशियल फ्रीडम फंड बताए हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने। पूजा और पूनम, आप दोनों का धन्यवाद करेंगे हमारे साथ आज के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और आज मनी गुरु में भी बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है। देखते रहिए जी बिजनेस।